बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि वो कौन कौन से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है जो सिंगल ऑर्गन या सिंगल सेल या टिश्यू को अफेक्ट करते थे। उस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे डिजीज़ को कवर किया था। थोड़े से मैं नाम बता देता हूँ ताकि आपकी थोड़ी बहुत रिवीजन हो जाए। तो पहले आता मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें जो टी सेल थे वो और मैक्रोफेजेस हमारे स्पाइनल कॉर्ड की और ब्रेन की, स्पेसिफिकली ब्रेन के वाइट मैटर की डीमाइलिनेशन करवा देते थे। ठीक हो गया। तो पहला मल्टीपल स्क्लेरोसिस था, हमने पढ़ा था। इसके बाद क्रॉनिक थायराइडाइटिस था, जिसमें आपने हाशिमटो थायराइडाइटिस पढ़ा था, जिसमें एंटीबॉडीज थायरोग्लोबुलिन थायरोपेरोक्सिडेज के अगेंस्ट बनती थी। इसके बाद एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ग्रैनुलोसाइटोपिनिया, स्पेसिफिकली जो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा था वो इस वजह से होता था कि जो प्लेटलेट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती थी, वो एंटीबॉडी प्लेटलेट को कोड करती थी, जिसकी वजह से वो प्लेटलेट जब स्क्रीन से पास करते थे तो वो अटैक होके खत्म हो जाते थे। ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ बहुत सारी ड्रग्स होती है जो हेप्टिन्स वगैरह काम करती है। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, सेफलोस्पोलिन, टेट्रासाइक्लिन है, सल्फोनामाइड है। एंटी ट्यूबरकुलेटिव ड्रग्स में आइसोनियाजॉइड वगैरह, रिफेम्पिन हो गया, ये हेप्टिन का काम करती है। जब ये प्लेटलेट की मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड करती है तो ये न्यू एंटीजन बन जाती है और फिर ये साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी को इंड्यूस करती है। इसके अलावा ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया है, ये भी पेनिसिलिन, सेफलोस्पोलिन की वजह से हो सकता है। इसके बाद पर्नीशियस एनीमिया था, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, माइस्थीनिया, हाइपर थायराइडिज्म, ग्रेविस डिजीज था, माइस्थीनिया ग्रेविस था, लैम्बर्ट इटन सिंड्रोम था, गिलन-बारे सिंड्रोम था, फेम्फिजियस डिजीज था, इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज, जिसमें क्रोन डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस आ जाता है, आईजीए, नेफ्रोपैथी और सोरियोसिस था। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये सब देखा था। लाइट चली गई है, आई थिंक आपको नजर आ रहा होगा। ओके, आई थिंक आपको विजिबल होगा, सही है, लाइव चलेगी यहाँ पर। तो आज हमने पढ़ने हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो किसको अफेक्ट करते हैं, जो बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें 5 क्लासिकल एग्जांपल है। पहला है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, दूसरा रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, तीसरा वेस्कुलाइटिस, चौथा रिएक्टिव आर्थराइटिस और पांचवा आपको नजर आने का गुड पास्चर सिंड्रोम। ठीक हो गया। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। तो सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस एक सारे के सारे इन्फ्लेमेटरी हो गए। तो ये इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है जो प्राइमरीली अफेक्ट करता है स्किन और फेस को, जॉइंट्स को, किडनी पर। स्किन के ऊपर ये रैशेस वगैरह करवा देता है, जॉइंट्स में आर्थराइटिस करवा देगा, किडनी के अंदर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवा देगा। ठीक हो गया। इसकी पैथोजेनेसिस किस तरह से होती है? अब इस डिजीज के अंदर होता ये है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। अब वो एंटीबॉडी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के खिलाफ बनना शुरू हो जाती है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी की बेस पर आप इसके लिए पार्टली डायग्नोसिस करोगे। अब यहाँ पे मसला एंटीबॉडी का नहीं होता, वैसे मसला वैसे एंटीबॉडी का ही आएगा, लेकिन जो एंटीबॉडी बनती है ना वो किसी न किसी कॉम्प्लेक्स पे जाके बाइंड हो जाएगी। जिस तरह एंटीबॉडी बनती है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अगेंस्ट, तो एंटीबॉडी और डीएनए का क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसको मैं बोलूंगा एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स। अब इस एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये वाली जो एंटीबॉडीज होगी ना, कॉम्प्लेक्स होगा, हमारे कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करेगा। स्पेसिफिकली जो कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन की वजह से C5a की वजह से क्या होगा? न्यूट्रोफिल की रिकरेंटमेंट हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इस डिजीज के अंदर आपको लंपी ग्लोमेरुलो डेपोजिट देखने को मिलती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह कहलाता है। ठीक हो गया। तो इस डिजीज के अंदर मेनली जो एंटीबॉडीज का बनना, फिर इसका कॉम्प्लेक्स बनाना, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करना, कॉम्प्लीमेंट में C5a का न्यूट्रोफिल को रिकरेक्ट करना, न्यूट्रोफिल का इन्फ्लेमेशन करवा के टिश्यू को डैमेज करवा देना। तो ये पूरी पैथोजेनेसिस होती है। ठीक हो गया। तो इसका जो मेन जो है ना वो हमारा कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करके हमारे बॉडी के टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देना। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स की डेपोजिशन अगर फेस पे हो, ठीक है, स्पेसिफिकली क्यूटेनियस सर्कुलेशन के अंदर, तो होता क्या वहां पे वेस्कुलाइटिस हो जाता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। अब इस इम्यून कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन सी एंटीबॉडीज होती है? स्पेसिफिकली ग्लोमेरुलस के ऊपर तो IgG हो सकती है, IgM हो सकती है, IgA हो सकती है और कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट का C3 कंपोनेंट हो सकता है। ठीक हो गया। फिर इसके अगेंस्ट साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। और फिर इसकी वजह से हमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिल सकता है और ये भी हो सकता है कि ब्लड सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाए। अगर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाए तो एनीमिया हो जाएगा, WBC तो ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइट हो गया तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। लाइट आ गई है। ओके, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये भी हो सकता होता है इस कंडीशन के अंदर। ठीक हो गया। ओके, इसका डायग्नोसिस होगा क्या? इसका डायग्नोसिस क्या होगा कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती थी, जिसको एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी कहते हैं, तो उसको फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट से आपने ऑब्जर्व कर लेना। ठीक हो गया। या इसको आप एलिसा से भी ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक हो गया। एलिसा से भी ऑब्जर्व कर सकते हो।
ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। बाकी इसके ट्रीटमेंट क्या होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह हम यूज़ करते हैं, दूसरी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इस्तेमाल करते हैं, एनसेड वगैरह, एस्पिरिन वगैरह। तो उम्मीद है कि आपको इसी तरह समझ आ गया होगा सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस। अब इसके बाद है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है प्राइमरीली ना सिर्फ जॉइंट्स को बल्कि ये लंग्स और पेरिकार्डियम इन दोनों को भी इन्फेक्ट करता है, इन दोनों को भी अफेक्ट करता है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर होता है क्या, इसके अंदर जो सीरम होता है, ठीक है, लंग्स और पेरिकार्डियम के केस में सीरम और जॉइंट्स के केस में साइनोवियल फ्लूइड, इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड एंटीबॉडी होती है जिसके अंदर वो कहते हैं रूमेटॉइड फैक्टर। जो रूमेटॉइड फैक्टर है स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है जो असल में आईजीएम होती है, लेकिन कभी कभार आईजीडी भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, ई भी हो सकती है, जी भी हो सकती है। एंटीबॉडी का जो एफएबी फ्रैगमेंट है जिसने एंटीजन के साथ बाइंड करना होता है, ठीक हो गया, ये हमारी नॉर्मल आईजीजी के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो आरएच का आईजीजी के साथ कॉम्प्लेक्स होगा। जो आरएच होगा उसका एफएबी और आईजीजे का एफसी, ये दोनों आपस में एक दूसरे से बाइंड कर लेगा और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स जॉइंट के केस में साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर डेपोजिट हो जाएगा और और अगर लंग्स और पेरिकार्डियम के केस में ब्लड वेसल के ऊपर डेपोजिट होना शुरू हो जाएगा। वही मैकेनिज्म होगा, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होगा, C5a प्रोड्यूस होगी, न्यूट्रोफिल को बुलाएगी, वो न्यूट्रोफिल की अट्रैक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। जो क्लासिकल फाइंडिंग होती है इसकी इन्फ्लेमेशन की वो होती है प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट और मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट ऑफ हैंड्स फीट। ठीक हो गया। उसके अलावा जो सर्वाइकल स्पाइन है, नीज है, शोल्डर्स हैं, इसकी भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इनके जॉइंट्स की भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक हो गया। जब जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होती है तो साइनोवियल मेम्ब्रेन इनफिल्ट्रेट हो जाती है टी सेल से, प्लाज्मा सेल से, मैक्रोफेजेस से, और साइनोवियल फ्लूइड के अंदर आपको बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स देखने को मिलेंगे। जो क्लासिकल इंटरल्यूकिन्स होते हैं, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये आपको साइनोवियल फ्लूइड में देखने को मिलता है। ठीक हो गया। इसके बाद चलते हैं वेस्कुलाइटिस की तरफ। वेस्कुलाइटिस होता है क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, चाहे वो आर्टरी हो, चाहे वो वेन हो, चाहे वो लार्ज आर्टरी हो, मीडियम हो, स्मॉल हो। ठीक हो गया। तो इन सब के इन्फ्लेमेशन को वेस्कुलाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्कुलाइटिस बोलते हैं। अभी वेस्कुलाइटिस डिफरेंट फॉर्म का हो सकता है, पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा भी हो सकता है, आईजीए वेस्कुलाइटिस भी हो सकता है जिसको नोच शॉनलाइन बुरबुरा बोलते हैं, क्रायोग्लोबुलिन रिलेटेड वेस्कुलाइटिस भी हो सकता है, और एक वो वेस्कुलाइटिस जो एसएलई में होता था। ठीक हो गया। एसएलई में भी वेस्कुलाइटिस होता था। ठीक हो गया। ओके। इसका मेन कॉज होता है कि इसका मेन कॉज ये होता है कि वही एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता होता है, और एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स वॉल ऑफ ब्लड वेसल के ऊपर डेपोजिट हो जाता है, फिर इसके अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट चलती है और कॉम्प्लीमेंट हमारे वॉल ऑफ ब्लड वेसल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। इसके बाद है रिएक्टिव आर्थराइटिस। रिएक्टिव आर्थराइटिस होता क्या है, एक आर्थराइटिस अभी हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ा था, एक है रिएक्टिव आर्थराइटिस। नॉर्मली के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जो प्रोटीन्स होती है वो एंटीजन्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के एंटीजन के अगेंस्ट क्रॉस रिएक्शन कर जाते हैं, कि कभी कभार हमारी बॉडी के सेल्फ रिएक्टिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। लेकिन वो एंटीबॉडी क्यों बनना शुरू हुई कि जो बैक्टीरिया के एंटीजन थे हमारी बॉडी के एंटीजन को रिजेंबल करना शुरू हो गए, तो हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स उस बैक्टीरियल एंटीजन को मारने के बजाय, सॉरी फॉर इंटरप्शन, हम बात कर रहे थे कि रिएक्टिव आर्थराइटिस के अंदर जो बैक्टीरियल प्रोटीन्स होती है हमारी बॉडी के प्रोटीन्स या एंटीजन के अगेंस्ट या उनके साथ क्रॉस रिएक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम उन बैक्टीरियल एंटीजन को मारने के बजाय हमारी बॉडी के एंटीजन को मारना शुरू कर देता है, हमारी बॉडी के सेल्फ एंटीजन के खिलाफ रिएक्शन कर जाता है। इसकी वजह से जॉइंट्स की एक्यूट इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। वो कौन सी बैक्टीरियल प्रोटीन है या वो कौन से बैक्टीरिया है जो क्रॉस रिएक्शन कर जाते हैं, तो वो कौन से बैक्टीरिया है, एंटेरिक इन्फेक्शन अगर हो शिगेला की वजह से, साल्मोनेला की वजह से, कंपाइलोबैक्टर या यर्सीनिया की वजह से, इसकी वजह से क्रॉस रिएक्शन हो सकता है, या फिर यूरोथ्राइटिस हो, क्लैमिडिया ट्रैकोमेटस की वजह से। ठीक हो गया। अब ये जो आर्थराइटिस होता है ये ओलिगो आर्टिकुलर होता है। ठीक हो गया। ओलिगो फ्यू जॉइंट्स को करेगा। ठीक हो गया। ओके। और जो एंटीबॉडीज होती है वो इन जॉइंट्स के अगेंस्ट काम करती है, ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक हो गया। और जो यूरिथ्राइटिस है क्लासिकल, तो उसको हम कहते हैं, पहले कहते थे उसको रीटर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, रीटर सिंड्रोम। तो इसमें आर्थराइटिस होगा, कंजक्टिवाइटिस होगा और यूरिथ्राइटिस होगा। तो फॉर्मली पहले हम इसको रीटर सिंड्रोम वगैरह कहते थे। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम आगे चल जाते हैं गुड पास्चर सिंड्रोम। तो गुड पास्चर सिंड्रोम हमने पहले भी पढ़ा था हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर। इसके अंदर होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज होती है, ये हमारे कोलेजन के अगेंस्ट बनना शुरू हो जाती है। वो कोलेजन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ है, किडनी के अंदर और लंग्स के अंदर। ठीक हो गया। अब इनका कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर इन कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया।
साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगी। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगी? किडनी के अंदर हिमैचुरिया हो सकता है, प्रोटीन यूरिया हो सकता है, लंग्स के अंदर हो तो पल्मोनरी हैमरेज हो सकता है। ठीक हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज होती है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट कर देती है, C5a बनेगा, न्यूट्रोफिल आएंगे, वो डैमेज करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। तो इसका डायग्नोसिस क्या होगा कि एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के साथ बाइंड हो गए ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। दूसरे कोलेजन वेस्कुलर डिजीज भी होते हैं, फॉर एग्जांपल एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, पोलीमायोसाइटिस हो सकता है, डर्मोमायोसाइटिस स्क्लेरोडर्मा हो सकता है, पोलीआर्थराइटिस नोडुजा हो सकता है, शॉगरेन सिंड्रोम हो सकता है। तो ये दूसरे वेस्कुलर कोलेजन वेस्कुलर डिजीज है जो आउटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। तो ये शॉर्ट सी वीडियो नहीं थी, 8-9 मिनट की थी। अगर अच्छी लगी हो, इम्यूनो वाले टॉपिक को हम कवर कर रहे थे, आउटोइम्यून को, तो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल बनेगा तो सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।